गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। द वर्ड डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स। हम जो भी कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी पर्पज़ के लिए, या कोई जो फैक्ट्स हैं, आंकड़े हैं या तथ्य हैं, तो उनको हम स्टैटिस्टिक्स में क्या बोलते हैं? डेटा। डेटा बच्चों दो प्रकार का होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जिसको हम फर्स्ट हैंड डेटा भी बोलते हैं, जो हम खुद कलेक्ट करते हैं या जिस व्यक्ति को उसकी जरूरत होती है डेटा की, वो खुद उसको पर्सनली इन्वेस्टिगेट करके फर्स्ट हैंड में वो उसको इकट्ठा करता है। कलेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिज ऑन यूज फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स। जहां से हमें डेटा मिलना होता है हम वहां से खुद कलेक्ट करते हैं अपनी यूज के लिए। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल न्यू डाटा है, पहले उसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम बच्चे बोलते हैं प्राइमरी डेटा या फर्स्ट हैंड डेटा। सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं तो कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर दियर ऑन यूज। यानी किसी टाइम पे किसी पर्सन ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने वो डेटा कलेक्ट किया अपने यूज के लिए, बाद में उनका पर्पज सॉल्व हो गया। अब उसी डेटा की जरूरत किसी और व्यक्ति को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को पड़ी, तो उन्होंने उससे वो डेटा ले लिया या उसी डेटा को हमने यूज किया, तो वो डेटा हमारे लिए क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डेटा। तो टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। देन हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। जैसे हमने बात की प्राइमरी डेटा कि सर प्राइमरी डेटा के जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जो इकट्ठा करते हैं, वो कैसे करते हैं। फर्स्ट बच्चे इसका मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, कि जिस पर्सन से जिस टाइप का डेटा हमें चाहिए हम वहां पे जाके उस पर्सन के पास जाके उससे जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है हम खुद जाके उससे कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। देन बच्चे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। हमें किसी पर्सन से डेटा चाहिए, हम उसके पास खुद ना जाकर किसी थर्ड पर्सन या थर्ड एजेंसी को बोलते हैं कि आप उसके पास जाओ और उससे ये डिटेल लेकर आओ, तो उसको हम बोल देते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। थर्ड है बच्चों डेटा थ्रू क्वेश्चनर्स। कई बार क्या करते हैं हम कि हम ना तो किसी उस व्यक्ति के पास खुद जाते हैं ना किसी व्यक्ति को भेजते हैं, हम उसको एक फॉर्म दे देते हैं। फॉर्म में जो भी उससे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उससे हम उसमें लिखवा लेते हैं। जैसे आपका एडमिशन फॉर्म होता है, आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके कितने 10th में मार्क्स थे, अभी क्या करना चाह रहे हो, तो एक क्वेश्चनर से हम डेवलप कर लेते हैं, उसमें आप इन्फॉर्मेशन भरते हो तो ऑटोमेटिकली वो डेटा कलेक्ट हो जाता है। देन है एस्टिमेट्स फ्रॉम द लोकल सोर्सेज एंड कोरस्पॉन्डेंट्स। जैसे कि हमने देखा है, जैसे न्यूज़पेपर होते हैं तो इनके जो एडिटर इन चीफ होते हैं, जो अखबार का जो मुख्य संपादक होते हैं, जो अखबार की इनकी जिम्मेवारी होती है सारी समाचार और सारी खबरें इकट्ठा करने की, तो उनके कोरस्पॉन्डेंट्स होते हैं, संवाददाता, कि वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से उसकी न्यूज़ कलेक्ट करके लेके आते हैं। वो फर्दर किसी और सोर्स से पता करते हैं, खुद लोगों से पूछते हैं या लोग उन्हें फ़ोन करके बताते हैं हमारे इलाके में ये घटना हुई है, या ये कोई इवेंट हुआ है, यहाँ कोई जगराता हुआ है, या यहाँ पे कोई फंक्शन करने जा रहे हैं। तो इस तरह के जो हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एस्टिमेट्स फ्रॉम द लोकल सोर्सेज एंड कोरस्पॉन्डेंट्स। फिफ्थ वन है बच्चे इन्वेस्टिगेशन थ्रू इन्यूमरेटर्स। इसमें क्या होता है कि जैसे सेंसस होती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जिन लोगों को अपॉइंट करती है वो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लोग होते हैं, तो उनको सेंसस में ड्यूटी लगती है, तो घर घर में जाते हैं। तो गवर्नमेंट को पहले ट्रेनिंग देती है कि आपने एक एक घर पे जाके आपने उन लोगों से ये डेटा कलेक्ट करना है। तो उसके सारे पैरामीटर्स होते हैं, इसमें ही काउंट होता है कि कितने लोग हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, आपका एजुकेशन लेवल क्या है, तो बहुत सारी इसमें डिटेल्स जो आ जाती हैं। तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन थ्रू इन्यूमरेटर्स, कि हम डायरेक्टली बंदा अपॉइंट कर रहे हैं जो सारे नंबर्स को कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये 5 टाइप्स हैं बच्चों प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का। इसको हम सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा भी बोल देते हैं या मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा भी बोल देते हैं। देन बच्चों है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा मतलब सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन। हमने उसमें कोई प्राइमरी खुद जाके किसी कोई हमने कोई डाटा कलेक्ट नहीं किया, किसी पर्सन के पास डेटा था या उसने किसी अपने पर्पस के लिए यूज किया था, हमने उस डेटा को यूज कर लिया। नंबर 1 न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। बहुत सारी चीजें हमने न्यूज़पेपर में देखते हैं, कोई भी डेटा है, इकोनॉमी का डाटा है कि हमारी इकोनॉमी कितने % ग्रो कर रही है, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा है, स्कूल में स्कूल के रिजल्ट्स हैं, कितने % बच्चे पास हुए हैं, कितने % बच्चे फेल हुए हैं, कितने
गर्ल्स कैंडिडेट्स की पास परसेंटेज क्या है, बॉयज कैंडिडेट्स की पास परसेंटेज क्या है। तो ये न्यूज पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स मतलब समाचार पत्रिकाएं। देन बच्चे पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एंड एसोसिएशन, तो बहुत सारा डेटा क्या होता है, जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, व्यापारिक एसोसिएशंस होती हैं, तो वो भी अपने लेवल पर रिसर्च करते हैं, अपने लेवल पर डाटा कलेक्ट करते हैं और पब्लिश करते हैं, तो उनके डाटा को मैच यूज कर सकते हैं। जैसे फिक्की है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ये क्या है, ये ट्रेड एसोसिएशन है, व्यापारिक संस्थाएं हैं जो सारे व्यापारिक संस्थाओं की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रियों की नुमाइंदगी करती हैं। तो ये अपना डाटा पब्लिश करते हैं, अपनी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम वहाँ से वो डाटा को यूज कर सकते हैं। देन बच्चे रिसर्च पेपर्स, जैसे आपको पता है कि जो कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में जो टीचर्स होते हैं वो PhD वगैरह करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो रिसर्च पेपर को सब्जेक्ट मिलता है कि किस पर्टिकुलर थीम पे वो रिसर्च कर रहे हैं। तो कई बार वो रिसर्च पेपर्स को पब्लिश भी करते हैं, कोई भी इनको जो आर्टिकल होता है रिसर्च जर्नल में पब्लिशमेंट होती है, तो उसको भी हम एज ए डेटा यूज कर सकते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड डिपार्टमेंट्स, जैसे चंडीगढ़ में है ना PGI, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, यानी डॉक्टरी से संबंधित मेडिकल साइंस से रिसर्चेज होती चलती हैं, तो वहां से कोई डाटा मिलता है उनको, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, हर यूनिवर्सिटी में रिसर्च मतलब इंस्टीट्यूट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, गवर्नमेंट अपना डेटा पब्लिश करती है कि इतने किसी भी चीज से रिलेटेड डेटा हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, किसी भी तरह का गवर्नमेंट का डेटा, हम वो डाटा कुछ भी हो सकता है कि हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, जिसको बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, कितने % हमारे बच्चे जो 10वीं पास करते हैं वो आगे फर्दर हायर स्टडीज करते हैं, तो किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है। कितने लोग हैं जो हमारे यहाँ बेरोजगार हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी 60+ से ऊपर एज है, तो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से उनकी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग पब्लिकेशन आएगी। एजुकेशन वो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो अपना एजुकेशन से रिलेटेड डाटा बताएगा। जो हेल्थ वाला है वो अपना हेल्थ से रिलेटेड बताएगा, जो एग्रीकल्चर वाला है वो अपना एग्रीकल्चर से रिलेटेड बनाएगा, तो वो सारा डाटा को हम यूज कर सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, जैसे हमारे इंडिया में हमारी गवर्नमेंट डाटा पब्लिश करती है, तो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं उनकी भी हम रेफरेंस ले सकते हैं, उनका अपना डाटा होगा, ठीक है ना। देन पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, WB, वर्ल्ड बैंक, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब इनसे देखो, अब जैसे WHO है वो हेल्थ से रिलेटेड डाटा बताएगा, जैसे कोविड-19 जो महामारी है, कोरोना इसको हम बोल रहे हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले आगाह किसने किया था, WHO ने। फिर WHO ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी की कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि लॉकडाउन कर दिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की मतलब रूल्स को फॉलो किया जाए कि लोग आपस में मिले ना, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसको लॉकडाउन कर दिया। तो इनके जो डेटा है हमको यूज कर सकते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, ये हमारे क्या आते हैं, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन या सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा एज वेल एज सेकेंडरी डेटा। देन स्टूडेंट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की। सर हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब डेटा को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिमिलैरिटीज इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। किसी भी जो डेटा को हम डेटा हमारे पास आता है तो उसको हम पहले क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करेंगे हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या जो उसके ऊपर काम कर रहा है डेटा के ऊपर। देन बच्चे अगर सर हम बात करें कि कौन सी क्लासिफिकेशन को अच्छा माना जाएगा, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स और रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों एग्जॉस्टिव, कि जो डेटा है वो कंप्लीट डेटा हमारे पास होना चाहिए। देन अनएम्बिगुअस, मतलब उसमें कंफ्यूजन ना हो, कोई चीज़ हमें ढूंढने में या उसको समझने में परेशानी ना हो, कोई चीज़ ऐसी ना हो जिसको हम कुछ और समझे दूसरा बंदा कुछ और ही समझे, यानी कॉमन कंसेंसस हो, यानी सभी इसको एक ही चीज़ समझे, कुछ उसके रिगार्डिंग डेटा के रिगार्डिंग कंफ्यूजन ना हो। देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सभी जो उसमें इंफॉर्मेशन दी हो वो इंटरडिपेंडेबल ना हो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने आप में सफिशिएंट हो। देन है बच्चों स्टेबल, जो डेटा आपका है उसमें ज़्यादा वेरिएशन ना हो कि अगर ऐसे करोगे तो ये डेटा है, अगर ऐसे नहीं करोगे तो ये डेटा है, कोई सब्जेक्टिविटी डेटा के अंदर ना हो।
फ्लेक्सिबल, डेटा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जो हमारे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस हैं जिस पे हम कर सकें बड़े इजीली। देन सुटेबिलिटी, जो हम काम करने जा रहे हैं वो डेटा हमारे लिए जो हम क्लासिफिकेशन जिस प्रकार से करना जा रहे हैं हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए वो सुटेबल हो। होमोजूनियस, सारे जो वेरिएबल्स हों सारी जो आइटम्स हों एक प्रकार की हों, एक जैसी हों। रिवीलिंग क्लासिफिकेशन, हमने जो क्लासिफिकेशन ऐसे जो करना चाह रहे हैं हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा हो, जिस प्रकार से हम डेटा को दिखाना चाहते हो उस प्रकार से वो डेटा दिखने में समर्थ हो या दिख रहा हो। यानी हम चाहते तो कि सर ऐसे हम ऐसे ऐसे क्लास इंटरवल लाएंगे, ऐसे ऐसे फ्रिक्वेंसीज करेंगे, पर हमने सोचा तो सही पर वैसा कर नहीं पाए, तो हमारा डेटा क्लासिफिकेशन का पर्पस खत्म हो जाएगा। रिलायबल हो डेटा, कि आपने डेटा आपके पास आया कहाँ से है, इसका सोर्स कहाँ पे है, इसका सोर्स प्राइमरी डेटा है आपने खुद कलेक्ट किया है तो आपने कैसे कलेक्ट किया सारी प्रोसेस आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अगर सेकेंडरी डेटा है तो किस ऑर्गेनाइजेशन से या कहाँ से आपने सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट किया, इसका सोर्स क्या है। देन एडिक्वेट, जो आपका डेटा है वो एडिक्वेट होना चाहिए, जो आप स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन जो ऑपरेट करना चाह रहे हैं, जो आप टूल्स यूज करना चाह रहे हैं उसके लिए डेटा काफी हो, पर्याप्त हो, छोटा ना हो। देन स्टूडेंट्स एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, कि सर हमने डेटा क्लासीफाई कर लिया, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। नंबर 1 बच्चे है इट कंडेंसेस द डेटा, आपके पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, जब उसको प्रॉपरली क्लासीफाई कर लेते हो, आपको लेट्स सपोज कि आपको 50 to 60 आपको ऑब्जर्वेशन दे दी, जब उनको आप क्लासेस में या क्लास इंटरवल्स में डिफाइन करते हो, फिर टैली मार्क्स लगाते हो, फिर फ्रिक्वेंसी लगाते हो, तो देखो चीज़ें आपको समझ आनी शुरू हो जाती हैं। पता चलता है कि सर 0 से 10 जो क्लास इंटरवल है इसके सामने इतनी फ्रिक्वेंसी है, 10 से 20 के बीच में इतनी फ्रिक्वेंसी है, 20 से 30 के बीच में इतनी फ्रिक्वेंसी है। जब आप पूरे डेटा को अकेला देखते हो 50-60 ऑब्जर्वेशन को तो समझ में नहीं आता कि सर है क्या, क्या करना है इसका। जब आप क्लास इंटरवल बनाते हो, सामने फ्रिक्वेंसी बनाते हो, तो कुछ आपका दिमाग चलना स्टार्ट होता है, कुछ चीज़ समझ में आती है कि सर ये डेटा यही बोल रहा है, ये जो क्लास इंटरवल है ये मार्क्स हैं बच्चों के, और ये फ्रिक्वेंसी है कि इतने मार्क्स कितने कितने बच्चों के आए हैं। देन है बच्चों इट इग्नोर्स द अननेसेसरी डिटेल्स, जब आप डेटा को कंपाइल कर लेते हो, क्लासीफाई कर लेते हो, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी जो अननेसेसरी डिटेल्स है डेटा के अंदर वो सारी एक तरफ हो जाती है, इग्नोर हो जाती है, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है उसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। देन है फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ डेटा, जो आप डेटा को इस तरह से क्लासीफाई कर लेते हो किसी दूसरी सीरीज के साथ या किसी दूसरे पैटर्न के साथ उसको आप एनालाइज करना चाहते हो या कंपैरिजन करना चाहते हो तो भी इजीली कर सकते हो। जैसे मैं देखना चाहूँ कि सर जो मैंने मार्क्स का जो मेरे पास ना इंग्लिश के मार्क्स हैं, तो इतने बच्चों के इंग्लिश में इतने इतने मार्क्स हैं, अगर मैं उनका कंपैरिजन करने चाहूँ कि जिन बच्चों के इंग्लिश में इतने अच्छे मार्क्स हैं उनके दूसरी लैंग्वेज में क्या है, तो अगर मैंने डेटा को उसी प्रकार से क्लासीफाई किया होगा, एनालाइज किया होगा, तभी मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ ना। ये देखने में आया कि सर जिस बच्चे के इंग्लिश में मार्क्स अच्छे हैं ना उसके पंजाबी में भी अच्छे हैं, उसके हिंदी में भी अच्छे हैं, कि लैंग्वेज में बच्चा ठीक ठाक है, बढ़िया कर रहा है, मतलब लैंग्वेज बच्चे की कमांड है। फिर उसका कंपैरिजन हम किसी प्रकार से कर सकते हैं, मैथ से साइंस के मार्क्स हैं, इंग्लिश या हिंदी के, इंग्लिश या पंजाबी के, तो कंपैरिजन करना आसान होता है। देन है बच्चों हेल्प्स इन स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जब किसी हम डेटा को स्टडी करते हैं ना तो बहुत सारे हिडन पैटर्न समझ में शुरू होते हैं, आपस में रिलेशन होते हैं। आमतौर पर देखा गया जिस बच्चे के मैथ्स में मार्क्स अच्छे हैं ना उसके साइंस में भी अच्छे होते हैं, तो बच्चा क्या करता है नॉन मेडिकल या मेडिकल लेने की कोशिश करेगा 10th के बाद, यूजुअली ऐसा होता है ना। एक रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं है जिसके मार्क्स अच्छे हैं वही मेडिकल या नॉन मेडिकल लेगा, फिर पक्का नहीं है, पर रिलेशनशिप्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि एक ऐसा भी ट्रेंड है। देन है फैसिलिटेट्स फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट्स, जब आपके पास डेटा होगा, क्लास इंटरवल डिफाइन होंगे, फ्रीक्वेंसीज होंगी, आप उसके बाद ही कुछ कर पाओगे ना। अगर आपने एवरेज निकालनी है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, डिस्पर्शन निकालना है, कोरिलेशन निकालना है, इंडेक्स नंबर निकालना है, जब आपके पास डेटा होगा तभी कर पाओगे। तो बच्चे ये आपके हैं एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब बात आ गई सर क्लासिफिकेशन, आपने बात तो कर दी, क्लासिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है क्वांटिटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी या नंबर्स, जैसे हमने बात की आपको ऑब्जर्वेशन दे दी तो आपने क्या किया क्लास इंटरवल या ग्रुप्स उनके फॉर्म कर लिए, उसके सामने इतनी फ्रीक्वेंसी आ गई, तो ये क्या हो गया क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। देन है बच्चों टेम्पोरल, टेम्पोरल क्या होता है टाइम के अकॉर्डिंग, चाहे डेटा आता है ना सर 1991 में इंडिया की इतनी पॉपुलेशन थी, 2001 में इतनी हो गई, 2011 में इतनी हो गई, तो जो टाइम के अकॉर्डिंग जो चलता है हमारा, जो हम चार्ट्स कई बार देखते हैं
या क्लासिफिकेशन देखते हैं उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल या क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मतलब बच्चों होता है अकॉर्डिंग टू डेट, अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। थर्ड बच्चे है स्पैटियल या ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और टाइम। इसमें क्या होता है बच्चों की, जैसे हम देखते हैं कि टीवी पे कई बार मैं देखा होगा ना, वेदर फोरकास्टिंग आती है, मौसम के बारे में जानकारी, तो आपने देखा होगा इंडिया का मैप बना होता है, तो कहीं पे तो धूप निकली होती है, कहीं पे बादल दिख रहे होते हैं, कहीं पे बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं होता, ब्लैंक सा होता है। तो हम क्या देखते हैं कि जो कोई भी डेटा है जिसको हम दिखाना चाहते हैं किसी मैप के थ्रू या किसी एरिया के थ्रू, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पैटियल या ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। देन है स्टूडेंट्स क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब बहुत सारे कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हम नंबर्स में नहीं दिखा सकते, जैसे कोई सोशल स्टेटस है, अमीरी का गरीब, कितने लोग, इतनी इनकम, कितने लोग हैं इंडिया में, कितनी फैमिलीज हैं जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम है, कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी एनुअल इनकम 2 लाख से भी कम है। तो क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो आगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर एंड एट्रीब्यूट्स। सिंपल क्लासिफिकेशन, जब हम सिंपल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो 2 फोल्ड है, यानी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था डेटा को, जैसे मेल्स एंड फीमेल्स। तो कितनी क्लासिफिकेशन होगी, 2। स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि +2 में इस बार इतने स्टूडेंट्स हैं, तो हम देखेंगे कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, तो ये क्या होगी, सिंपल क्लासिफिकेशन, 2 फोल्ड क्लासिफिकेशन। देन अगर उनके आगे हम उनकी फर्दर कैटेगराइजेशन कर दें मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर, कितने मेल्स विलेज में रहने वाले हैं, कितने सिटीज में रहने वाले हैं, ऐसे कितने फीमेल्स फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड एंड हाउ मेनी फ्रॉम द अर्बन बैकग्राउंड। फिर उनकी फर्दर हम सब क्लासिफिकेशन करते ही जाएं तो उसको हम बोलते हैं बच्चे मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो ये हमारी 4 टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन की, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, टेम्पोरल, स्पैटियल क्लासिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ कोई भी हमारा एट्रीब्यूट हो सकता है, जैसे मैरिज है, ये मैरिज के ये हमारा मैरिड पर्सन है, ये सिंगल पर्सन है, ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट, मेल फीमेल, ब्यूटीफुल अगली, यानी कोई भी आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो हो सकते हैं। एज पर रिलीजन भी हो सकते हैं कि हाउ मेनी हिंदूज आर इन दिस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड हाउ मेनी मुस्लिम्स आर देयर, हाउ मेनी सिख्स आर देयर, हाउ मेनी क्रिश्चियंस आर देयर। इनको सबको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स, जो कि पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होता है। पर ध्यान रखना, जब भी हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनको हम क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते। अब ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी को कैसे आप करोगे कि इस बंदे के अंदर कितने % ऑनेस्टी, हम नहीं कर सकते ना, नंबर्स में कर सकते हैं कि ये कोई पैरामीटर लगा के, पर मोर और लेस के कभी भी जब बात करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्लासिफिकेशन की, तो जनरली वो क्वांटिटीज में डिफाइनेबल नहीं है, उसको हम नंबर्स में डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये बच्चे 4 क्लासिफिकेशंस हैं। अब बात करते हैं इसके आगे ही हम कि सर एट्रीब्यूट्स जो हम बात कर रहे थे 2 पार्ट में, सिंपल क्लासिफिकेशन आप देख रहे हो, जैसे सिंपल क्लासिफिकेशन या 2 फोल्ड क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं इसको, या इसको हम डिकोटोमस ही बोलते हैं। डिकोटोमस का मतलब बच्चे होता है कि कोई भी ऐसी स्टडी जिसकी 2 ब्रांचेस हों आगे, तो इसमें 2 फोल्ड है ना, तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ओनली 1 एट्रीब्यूट, मतलब एक एट्रीब्यूट है या दूसरा नहीं है, यानी मेल या फीमेल, तो इसको 2 फोल्ड क्लासिफिकेशन या सिंपल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। जब बात करते हैं मैनीफोल्ड की या मोर देन 1 एट्रीब्यूट्स की, तो हम क्या देख पा रहे हैं, पॉपुलेशन है, मेल और फीमेल की बात करता है तो यहाँ पे होती है सिंपल, तो उसने फर्दर आगे उसको क्लासीफाई कर दिया, लिटरेट है कि इलिटरेट है, इलिटरेट में भी मैरिड है कि अनमैरिड है, लिटरेट में भी मैरिड है कि अनमैरिड है, तो मल्टी फोल्ड क्लासिफिकेशन होगी। क्योंकि हम सिंपल या 2 फोल्ड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, 2 फैक्टर्स रीड कर रहे थे, मेल फीमेल, आगे फर्दर सब एंड सब क्लासिफिकेशन होती गई तो उसको हम बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। आगे बच्चे हैं मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हमने डेटा कलेक्शन भी कर ली, उसको क्लासीफाई भी कर लिया, अब डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है। एक तो बच्चे है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, पैराग्राफिक, जैसे न्यूज़पेपर में खबर आती है ना, कोई पैराग्राफ लिखो, राइट अ नोट ऑन दिस एंड दैट, तो उसको हम बोलते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वर्ड्स के फॉर्म में। विद द हेल्प ऑफ अ पैराग्राफ और अ नंबर ऑफ पैराग्राफ, वर्ड्स और टेक्स्ट, इसको हम बोलते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। इसके मेरिट्स क्या है, सिंपल है, ठीक है ना, फर्स्ट हैंड प्रेजेंटेशन है, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड, मतलब जो हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं,
इसके डिमेरिट्स क्या है? डल एंड मोनोटोनस, बड़ा बोरिंग सा काम है, इतना या कौन पढ़ेगा इतने पेज, 6 पेज। सेकंड, नॉट कंपेरेबल फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, आप इस टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का किसी और दूसरे डेटा से या किसी और दूसरी सिचुएशन से कंपैरिजन नहीं कर सकते। एंड नॉट सुटेबल फॉर मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, अगर 2-4 क्लासिफिकेशन ये बताना कि भैया कि पॉपुलेशन के डेटा में एक मेल है एक फीमेल है, फिर तो ठीक है। अगर फर्दर उसकी सब क्लासिफिकेशन बनती जा रही है तो वहां पे ये डेटा या ये मेथड टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन वाला रिकमेंडेड नहीं है। देन बच्चे आता है टेबुलर प्रेजेंटेशन और टेबुलेशन, जिसको हम टेबल बनाना बोलते हैं। जैसे आप क्लास सेंट्रल फॉर्म करते हो डेटा को लेके टैली मार्क्स लगा के, तो उसमें वो वाला ये टेबुलर प्रेजेंटेशन आएगा। और टेबुलेशन, इट इज ए लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। कहते सबसे बेटर यही होता है, इतनी नंबर ऑफ रोज हैं, इतने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। इट अटेम्प्ट्स टू फर्निश द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन द मिनिमम पॉसिबल स्पेस विदाउट सैक्रिफाइसिंग द क्वालिटी एंड यूजफुलनेस ऑफ द डेटा। आपने देखा टेबल बना होता है कि इस क्लास में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इतने नंबर ऑफ मेल्स हैं, इतने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं। कोई भी टेबल होता है, स्टैटिस्टिकल टेबल हो सकता है। जैसे आप अपना कोई भी प्रैक्टिकल करते हो स्टैटिस्टिक्स में, कि क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये मिड वैल्यू है, वो भी टेबुलेशन का पार्ट है, ठीक है ना। तो जो भी हम नंबर्स में प्रेजेंट कर सकते हैं और उस जो हमने रोज या कॉलम यूज कर रहे हैं उनकी हेडिंग भी डिस्क्राइब कर सके कि इस नंबर ऑफ जो रोज हैं इनकी हेडिंग क्या है, इसमें क्या हमने शो किया हुआ है, अगर रो वाइज है तो इसमें क्या हमने शो किया हुआ है। तो इसको बच्चे बोलते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन या टेबुलेशन। देन है बच्चों डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा थ्रू चार्ट्स, डायग्राम्स एंड पिक्चर्स। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आगे बच्चों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन। सर टेबुलेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। आपको लेट्स सपोज के 50 ऑब्जर्वेशन आपको एक पेज पे लिख के दे दी गई हो तो बड़ा मुश्किल हो जाए, क्या कह रहा है, ऐसे हम क्या करेंगे इसे। जब उसको आप क्लासीफाई कर लेते हो, उसके टेबल्स बना देते हो, तो आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। टू क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पता चल जाता है कि हमने इसमें करना क्या है। इकोनॉमीज स्पेस कम यूज होती है जब हम टेबल वगैरह बनाते हैं। तो अगर हम पैराग्राफ में लिखें, कितने पता नहीं पैराग्राफ लिखने पड़ जाएंगे, हमें नहीं पता। देन टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, हम किसी दो सीरीज का कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि यार एक्स सीरीज में ये डेटा आया है, वाई सीरीज में ये डेटा आया है, क्लास ये एक क्लास में ये हमारा रेशियो है या ये परसेंटेज स्टूडेंट्स की है, या इस ग्रुप में इतने स्टूडेंट्स हैं, दूसरी क्लास में ये स्टूडेंट्स हैं, तो हमें यहाँ से पता चल जाता है। टू डिपिक्ट ट्रेंड एंड पैटर्न ऑफ डेटा, कई बार क्या होता है जब हम टेबुलेशन से पता भी चल जाता है ट्रेंड क्या है हमारे डेटा का, हमारी सीरीज कहाँ से जा रही है। कोई डेटा उठाया कि स्टार्टिंग से फ्रिक्वेंसी पहले कम थी, फिर उससे ऊपर बढ़ती है, फिर उससे नहीं असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है डेटा, या मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो कुछ ना कुछ हमें उससे पता चल ही जाता है। देन है टू हेल्प रेफरेंस फॉर फ्यूचर स्टडीज, अगर डेटा हम एक बार कलेक्ट कर लेते हैं, उसको क्लासीफाई कर लेते हैं, तो हम फ्यूचर के लिए उसको फर्दर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, किसी जरूरत पड़ने पे हम उसको बता सकते हैं। टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कोई हम फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना चाहते हैं, मीन निकालना है, मोड निकालना है, डिस्पर्शन, कोलेशन, कुछ भी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस हैं, तो उस पर बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। देन है बच्चे टू डिटेक्ट एरर्स एंड ओमिशन इन द डेटा, कई बार क्या होता है गलती है कोई डेटा में जो हमसे क्लैरिकल मिस्टेक हो चुकी हो या हमने ऑब्जर्व की हैं, तो डेटा को देख के उसमें करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हमें ऑब्जर्वेशन नंबर दी हुई है 50, पर हमने फ्रिक्वेंसी हमने गलत लगा दी, किसी में जो टोटल हमने करने लगे तो 50 से ज़्यादा बन गया। हमने आप देखा कि डेटा में आपको 50 ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं, तो जो आपकी फ्रिक्वेंसी है उसका टोटल 50 आना चाहिए ना, पर गलती से किसी बच्चे ने कोई नंबर आगे पीछे कर दिया, 5 की जगह 6 कर दिया, 7 कर दिया, या कोई काउंट करने में गलती आ गई, तो जब टेबल बनाओगे हमें पता है 50 ऑब्जर्वेशन हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली करेक्शन के भी चांसेस रहते हैं, तो हम डेटा को वहीं पे करेक्ट कर लेते हैं। कोई हम भूल गए हैं, नहीं कर पाए, देखा यार टोटल तो 50 ऑब्जर्वेशन का है, पर यहाँ पे हमारी फ्रिक्वेंसी का टोटल है वो तो बन रहा है 45, तो 5 कहीं ना कहीं मिसिंग है ना, तो वहाँ पे उसको ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। टू क्लैरिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, और भी फर्दर जो हमारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कोई इसमें कोई हिडन पैटर्न है या कोई स्पेशल फीचर, वो भी पता चल जाता है। अब बच्चे इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा टेबल बनता है जिसको हम टेबुलेशन बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। आप देख पा रहे हो, जैसे जो लेफ्ट मोस्ट साइड पे है जो उसकी हम हेडिंग देंगे उसको बच्चे हम बोलते हैं स्टब हेडिंग। जैसे रोज में ना जो रेड मार्क से हमने किया हो ना स्टब हेडिंग लिखा हुआ है जो, तो
जो इसके नीचे रोज में कुछ भी लिखोगे रोज के अंदर तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्टब। और टेबल के ऊपर टेबल नंबर आएगा, टेबल नंबर 1 है, टेबल नंबर 2 है, टाइटल है एनालिसिस ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश, इस जगह टाइटल आएगा। फिर उसके नीचे कैप्शन है, कैप्शन क्या होता है, जितने भी आपने नीचे कॉलम्स बनाए हैं उनका सबका हेडिंग, उस पर कुछ भी XYZ हो सकता है जो आपका डेटा है उसके अकॉर्डिंग। देन जो आपका कैप्शन है उसके अंदर सब हेड्स हैं, उसके अंदर कॉलम हेड है, जैसे नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ गर्ल्स, कुछ भी आपका जो डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको नाम दे दोगे। कॉलम वाइज जो हमारी हेडिंग्स आ रही हैं वो सब हेड्स एंड देन कॉलम हेड्स आ रहे हैं। राइट साइड पे आप देखोगे ऊपर हेड नोट, कोई भी आपने नोट देना है वो नोट आ जाएगा। और जहां पे बच्चे टोटल लिखा हुआ है, जिसको हम बॉक्स सेट भी बोल देते हैं कई टाइम पे, तो ये हमारा फॉर्मेट है टेबल का। नीचे फुट नोट, कोई आपने फुट नोट देना है, किसी टेबल से रिलेटेड किसी भी तरह का नोट हो सकता है वो। सोर्स नोट कि जो आपने डेटा या टेबल बनाया है इसका सोर्स कहाँ से आया आपके पास, कि आपने खुद डेटा कलेक्ट किया है या ये डेटा किसी ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिकेशन है या गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है, तो वो हम इसको सारा यहाँ पे शो कर देंगे। तो ये आपका टेबुलेशन का फॉर्मेट है या टेबल का फॉर्मेट है, स्टब हेडिंग। और जो बच्चे अंदर जो इसके सेल्स बने हुए हैं ना कॉलम हेड्स के नीचे, और जो इसको हम बोलेंगे बॉडी, जैसे सब हेड्स के नीचे कॉलम हेड आ रहे हैं दो दो, तो जहां पे जो बीच में आप डेटा पुट इन करोगे उसको हम बोलते हैं बॉडी, बॉडी ऑफ द टेबल। तो इसमें देखो मेजर पार्ट्स कौन कौन से, एक तो टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, स्टब हेडिंग, देन सब हेड जो है कैप्शन, टेबल टाइटल के नीचे कैप्शन आ रहा है, जो कॉलम्स के हेड है उसको हम बोलते हैं कैप्शन, जो रो के हेड्स हैं उसको हम बोलते हैं स्टब, नीचे फुट नोट और सोर्स। ये हमारा टेबुलेशन या जिसको हम टेबल बोलते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। देन स्टूडेंट्स हैं डिफरेंस बिटवीन टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन, कि सर जो हमारी टेक्सचुअल जो हम पैराग्राफ में या वर्ड्स में जो हम प्रेजेंटेशन देते हैं और जो हम टेबल बना के प्रेजेंटेशन देते हैं दोनों में फर्क क्या है। मैंने कहा फर्क तो बहुत देख के पता चल जाता है, कोई आपको चीज लिख के बताए या समझा के बताए, और दूसरा बड़े एक सिस्टमेटिक वे में टेबल्स बना के, कौन सा आपको ज्यादा अपीलिंग या बेटर लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली आप टेबुलेशन प्रेफर करोगे। तो यहां पे जो फर्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड कॉलम्स, जो टेबुलेशन मेथड है यूजुअली प्रेफर टू टेक्सचुअल, कि हमेशा हम सर टेबुलर प्रेजेंटेशन ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, उससे हमें ज्यादा पता चलता है। पर देखो बड़ी सिंपल सी बात है, एक बच्चे कोई आपका थ्योरी का पेपर है, एक बच्चा सीधा सीधा पैराग्राफ में लिखता ही जा रहा है, लिखता ही जा रहा है, लिखता ही जा रहा है, एक बच्चे का वो है, और एक बच्चा है जो प्रॉपर पॉइंट्स और हेडिंग बना के चीजें दे रहा है। तो टीचर किस बच्चे का पेपर ज्यादा प्रेफर करेंगे, जो बच्चा प्रॉपर हेडिंग दे रहा है, ठीक है ना, पॉइंट्स बना के दे रहा है, पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रहा है। तो सेम चीज इसमें, अगर सीधा आप वर्ड्स में लिखते जाओगे तो इतना अपीलिंग नहीं होगा, बहुत मोनोटोस होगा, बोरिंग सा लगेगा। जो बच्चा प्रॉपर पॉइंट 1 पॉइंट 2 ऐसे करके और अंडरलाइन करके करेगा तो उसको मैडम को ज्यादा अपीलिंग लगेगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड कॉलम, टेबल की हेल्प से आप रोज एंड कॉलम में कंपैरिजन उसको एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो। देन कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग टेबुलेशन, जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो, जितना मर्जी लंबा चौड़ा डेटा हो, जिसे देख के हम डर जाएं, उसको बड़े प्यार से बड़े तरीके से हम टेबुलेशन फॉर्म में उसको अरेंज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है बेटा, विदाउट टेबुलेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा इज नॉट पॉसिबल। विदाउट टेबुलेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा इज नॉट पॉसिबल, कि सर अगर आप स्टैटिस्टिकल टेबल नहीं बनाओगे आप कोई भी एनालिसिस कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको डेटा आपको रॉ डेटा दिया हुआ है, अगर आप उसको पैराग्राफ में लिखने लग गए, क्या उस पर एनालिसिस कर पाओगे, क्या मीन मीडियम मोड निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाएंगे सर। तो क्या करना पड़ेगा सर, पहले क्लास इंटरवल बनाने पड़ेंगे, टैली मार्क्स लगाने पड़ेंगे, फिर फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, तभी हम कुछ निकाल पाएंगे, चाहे मीन है, चाहे मीडियन है, मोड है, कुछ भी XYZ है। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन जो बच्चे है वो जड़ है स्टैटिस्टिक्स की। विदाउट फॉर्मिंग टेबल, विदाउट यूजिंग अ टेबुलेशन यू कांट इन्वॉल्व इन एनी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन, आप किसी भी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ना ही उसको कंप्लीट कर सकते। देन है बच्चे इट इज अ मस्ट फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, आपने कोई डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देना है तो भैया डायग्राम में क्या दिखाओगे, कुछ तो नीचे दिखाओगे ना, कि सर इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इतने मार्क्स हैं, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आए। तो जब पहले टेबल बना होगा तभी आप उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में या ग्राफिक फॉर्म में शो कर पाओगे ना। तो इसलिए ये एडवांटेज है टेबुलर प्रेजेंटेशन की ओवर द टेक्सचुअल। ओके, थैंक यू क्लास।